नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी के लोगों का बहुत स्वागत है। मेरे साथ वाली सीट पे आप देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी जी। सर आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर 5 राज्यों में ऑलमोस्ट जो प्रमुख न्यूज़ ऑर्गेनाइज़ेशन है और जो सर्वे एजेंसियाँ हैं, उन्होंने एग्ज़िट पोल किए हैं और सबका जो कैलकुलेशन निकल के आ रहा है, उस हिसाब से राजस्थान, मध्य प्रदेश में और भाजपा छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। इस लिहाज से 5 में से 2 राज्यों में जैसे उनका एस्टिमेट है, जैसे उनका कैलकुलेशन है, 2 राज्यों में भाजपा और 2 में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। और ये जो एग्ज़िट पोल संभावना जता रहे हैं, उन्हें सर आप कैसे एनालाइज़ करते हैं? देखिए, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो एग्ज़िट पोल किए जाते हैं, जी, वो एग्ज़ैक्ट नहीं होते हैं। यानी जैसे वो बताए जाते हैं, वैसे ही रिज़ल्ट नहीं आते हैं। कभी-कभी अपवाद स्वरूप ऐसा हो जाता है कि जी, उस तरह के ही रिज़ल्ट आ जाते हैं। किसी-किसी एक एजेंसी का कोई एग्ज़िट पोल सही साबित हो जाता है। जी, अधिकांश सर्वे, ओपिनियन पोल भी और जो भी इस तरह के की कवायदें की जाती हैं, वो खरी उतरती नहीं हैं। उनमें कुछ ना कुछ रद्द-बदल होता है, कभी वो नीचे रह जाता है, कभी ऊपर चला जाता है। लेकिन चूँकि हम एग्ज़िट पोल के आधार पर आज चर्चा कर रहे हैं, जी, तो मेरा कहना ये है कि हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जब ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो किस राज्य में किस दल की सरकार थी? वहाँ वेरी की ऑब्वियस। परिस्थितियाँ क्या थी? वहाँ के जी, सामाजिक, आर्थिक और जो दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं, वो किस तरीके के थे? मुद्दे क्या थे? सरकारों के प्रति लोगों का रुझान क्या था? नाराज़गियाँ किन मुद्दों को लेकर के थी? तो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें थी जी, और मध्य प्रदेश में 2018 में ज़रूर कांग्रेस की सरकार ही आई थी। भारतीय जनता पार्टी चूक गई थी। भाजपा को 109 सीटें मिली थी और कांग्रेस 114 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी और कुछ दूसरे दलों के सहयोग से उसकी सरकार भी बन गई थी। जैसे राजस्थान में पूर्ण बहुमत ना मिलने के बावजूद कांग्रेस ने जुगाड़ कर लिया था। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 ऐसे स्टेट थे, जहाँ पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला था कांग्रेस को, लेकिन सरकारों का जुगाड़ उसने कर लिया था। छत्तीसगढ़ में ज़रूर एक तरफ़ा जीत उसकी हुई थी। मध्य प्रदेश में चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस समय, तो ये देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में किस तरह के मुद्दे थे, नेतृत्व को लेकर के किसी तरह की कोई नाराज़गी तो नहीं थी। बीजेपी नेतृत्व यानी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी का जो चुनाव प्रचार चला है, उसका क्या इम्पैक्ट आया है? कुछ दूसरे मसले भी थे, जैसे पिछले संसद सत्र में, विशेष संसद सत्र में, नई पार्लियामेंट में महिला आरक्षण का बिल पारित किया गया था, उसका क्या इम्पैक्ट है? इसके अलावा जातीय जनगणना को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी और कुछ दूसरे लोगों जी, ने एक मुहिम चलाने की कोशिश की, उसका क्या असर है? मध्य प्रदेश में जो लाडली स्कीम शिवराज चौहान ने चलाई, उसका हुँ, हुँ, क्या इम्पैक्ट है? तो अगर हम बात करें, जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज़ हैं या जो हुँ, सर्वे एजेंसियाँ हैं, उन्होंने कहा कि तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। तो तेलंगाना को लेकर के मुझे अभी भी डाउट है। जो सर्वे एजेंसियाँ एग्ज़िट पोल में कह रही हैं कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बन सकती है, तो इसको लेकर के हमारे जैसे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको संदेह है। क्योंकि कांग्रेस वहाँ अभी भी उतनी मजबूत नहीं है कि सरकार बना ले। वहाँ पर अभी भी जो भी एंटी इनकम्बेंसी है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो के चंद्रशेखर राव हैं, उन्होंने वहाँ पर बहुत विकास के काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक रूप से थोड़ा-सा अपने आप को बैक कर लिया था, ये सोच कर के कि
अगर हम मजबूती के साथ चुनाव लड़े तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस सरकार बना ले जाए। तो जो कांग्रेस खेल करती रही है जी। दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, हुँ, हुँ। वही जवाब भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में दिया है और मुझे लगता है कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाएगी। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव और इस विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा अंतर है। अभी जो एग्जिट पोल करने वाली जितनी भी एजेंसियां हैं, जो चैनल हैं, वो जो बता रहे हैं कि किसको कितना प्रतिशत वोट शेयर मिला है, तो अब वहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है वो काफी कम अंतर हो गया है। पिछली बार 6% वोटों का अंतर था, इस बार वो घट करके 1% रह गया है, डेढ़ हुँ, प्रतिशत रह गया है। तो भारतीय जनता पार्टी वहां अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और एक बात ध्यान से आपने देखी होगी, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह बड़ी चालाकी के साथ इन सर्वे एजेंसियों ने 20 सीटों का मार्जिन दिखाया है कि साहब राजस्थान में 86 से 106 सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस को। क्यों भाई, हुँ, हुँ। 20 सीटों का अंतर क्यों दिखा रहे हो? हुँ, मतलब हुँ। 86 भी आ सकती हैं और 106 सीटें भी आ सकती हैं। इसी जी, तरह बड़ी चालाकी के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी 80 से 100 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। मतलब ये क्या मजाक बना रखा है? 20 सीटों जी, का जी। अंतर का मतलब क्या है? हुँ, इसका हुँ। मतलब जीत भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। हुँ, हुँ। अगर बीजेपी 80 पर रह जाती है तो हमने तो कहा था कि उसकी 80 सीटें आ सकती हैं हुँ, और हुँ। अगर वो 100 पर पहुंच जाती है तो हमने तो कहा था कि भाई बीजेपी जीत जाएगी। तो जी, ये जी। जो दोनों हाथों में लड्डू लेकर के ये लोग काम करते हैं, इस पर बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। तो जी। मुझे लगता है जो मेरा अपना आकलन है वो ये हुँ, है हुँ। कि राजस्थान में बीजेपी बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ में सरकार बनाने जा रही है। हुँ, हुँ। ये एक्सिस माई इंडिया और आज तक क्या कह रहा है, ये किसी की समझ से बाहर की बातें हैं। ये जी। चंडू खाने की ज़्यादा लग रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की अ, एक थंबल मेजॉरिटी जो 140 से 150 सीटें तक भी वो जीत सकती है 230 में से, और छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक होगा। वहाँ बीजेपी भी अगर कांग्रेस को मात दे करके सरकार बना ले तो किसी हुँ, को हुँ। आश्चर्य नहीं होगा और हो सकता है कि कुछ सीटों से कांग्रेस फिर रिपीट हो जाए। लेकिन अगर कांग्रेस रिपीट होगी तो ये मेरे जैसे जो राजनीति के विद्यार्थी हैं हुँ, उनके हुँ। लिए जरूर एक सीखने की बात होगी, क्योंकि पिछले 15-20 साल में कांग्रेस ने किसी भी स्टेट में निरंतरता में दूसरी बार सरकार नहीं बनाई है। आपने सर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की थोड़ी-सी बात मिक्स करके बताई है। लेकिन राजस्थान को लेकर के आज तक के जो एग्ज़िट पोल हैं, जिसकी आपने बात भी की उनकी वापसी का जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो जताया जा रहा है, वो सबको बड़ा चौंकाने वाला है। क्या कहते हैं? राजस्थान को हमें देखना पड़ेगा, बहुत माइन्यूटली गहराई से देखना पड़ेगा कि वहाँ का जो राजनीतिक घटनाक्रम चला है, जी। वहाँ जो लास्ट कुछ मंथ्स में जी, जी, एग्ज़ैक्टली। अशोक गहलोत ने हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील करने के लिए तमाम फ्रीबीज की हुँ, हुँ। घोषणाएं की हैं। जिस तरीके से लास्ट डेज में सचिन पायलट के फोटो भी जो प्रचार सामग्री है उस पर चिपकाए गए या पेश किए गए, ये सब क्या था? ये सब था जो हार की गंध आ रही थी जी। अलग-अलग क्षेत्रों से, हुँ, हुँ। उसको सूंघने के बाद उसमें कुछ करेक्शन करने की कोशिश हुँ, और हुँ। एक बहुत बुरी हार से एक सम्मानजनक हार में उसको परिवर्तित करने की कोशिश मात्र थी वो। क्योंकि हम जानते हैं कि जो राजस्थान का मिजाज है वो ये है कि जो तवे पर रोटी पलटने वाला मामला होता है कि 5 साल इनकी सरकार, 5 साल जी। उनकी सरकार। तो हर हुँ, 5 हुँ। साल में सरकारें बदलते हैं लोग। हुँ, हुँ। यही सिलसिला जो है वो
एक दौर में हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तराखंड में भी चला था। लेकिन उन दोनों राज्यों में ये चीज़ें बदली हैं। हिमाचल में तो अभी भी वही सिलसिला चल रहा है, पर हुँ, हुँ। राजस्थान में ये सिलसिला कि एक बार एक सरकार, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार, वो चल रहा है। तो ये मुझे लगता है कि जो राजस्थान की ज़मीनी हकीकत है, ज़मीन पर जो चल रहा है, और अशोक गहलोत के प्रति एज़ चीफ मिनिस्टर जो हुँ, हुँ। उनके खिलाफ पार्टी के भीतर भी बगावत थी, बहुत सारे बागी भी जी, अलग-अलग जी। क्षेत्रों में हुँ, निर्दलीय के हुँ। तौर पर चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे थे, जिनको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की शह थी पीछे से, उनको कई तरह की मदद मिली है। इसी तरीके से वसुंधरा राजे को जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इस बार हम अ, संकेत दिए, कहा तो नहीं, संकेत दिए कि उनको, उनकी लीडरशिप को आगे नहीं करेंगे, तो इधर से भी खेल हुए हैं। और बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे बागी मैदान में ताल ठोक रहे थे वसुंधरा राजे के इशारे पर। लेकिन जी। कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां राजस्थान की हैं, उसमें तो क्लियर है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है, और कांग्रेस जो है वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, बगावत यानी अंतरकल है, और जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में चला है, हुँ, वो हुँ। सारे कारक हैं जिनके चलते वहां पर कांग्रेस लूजर दिखाई दे रही है, और काफी समय से दिखाई दे रही है। तो कोई एक एग्जिट पोल और एक चैनल अगर कुछ अलग राग अलाप रहा है, तो मुझे लगता है कि या तो उसमें कोई गड़बड़ झाला है या कुछ चूक है, कुछ तो है। पर जो बाकी के जितने भी एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां हैं और चैनल हैं, उनका तो यही मानना है कि राजस्थान में बीजेपी की वापसी हो रही है। सर, मध्य प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत की संभावना व्यक्त की जा रही है। शिवराज चौहान 18 साल से सीएम हैं, फिर भी उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई नाराज़गी दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका क्या राज़ मानते हैं आप? देखिए, बीच में कुछ अंदरूनी सर्वे कराए थे भारतीय जनता पार्टी ने, जी। इंटरनल जो सर्वे होता है, जी, जी। उसमें पता चला था कि पार्टी की जो लोकप्रियता का प्रतिशत है, उसके मुकाबले शिवराज चौहान की जो लोकप्रियता है, वो नीचे आई है। तो बीजेपी नेतृत्व ने सोचा कि कहीं शिवराज चौहान के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ना भारी ना पड़ जाए। जी। इसलिए कई केंद्रीय नेताओं को, इंक्लूडिंग जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर इनके नरेंद्र तोमर, उनको भी, और कई दूसरे चेहरों को कहा गया कि आप जाइए और अलग-अलग सीटों से विधानसभा का चुनाव लड़िए। तो एक उसका मेरे विचार से बीजेपी नेतृत्व में एक ये सोच थी कि जब हम बड़े दूसरे चेहरों को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, तो मतदाताओं में अगर शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर के कोई अ, तकलीफ है या नाराजगी है, या वो चेहरा बदलने के लिए कहीं व्याकुल हैं अंदर से, तो वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दो कि भाई शिवराज चौहान हमारे इस बार के चेहरे नहीं है, किसी और को भी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेकिन बाद के दिनों में, मतलब प्रचार के अंतिम दिनों में, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में फिर से मामा का नाम लेना शुरू किया, शिवराज चौहान का नाम लेना शुरू किया, जी। वो साफ-साफ ये संकेत था मतदाताओं को कि शिवराज चौहान कहीं नहीं जा रहे हैं, शिवराज चौहान यहीं रहने वाले हैं। और जो लाडली योजना इन्होंने शुरू की है, उसमें जो भी रकम जाती है, 1000-1200 रुपया, मान लिया घर में 3 महिलाएँ हैं, 2 बेटी जी। हैं, 1 उनकी मम्मी है, उनके नाम से अगर 1200-1200 रुपया आ रहा है उनके अकाउंट में हर महीने, तो वो 3600 रुपया होता है। तो किसी भी परिवार के लिए 3500 रुपया अगर आ रहा है, तो वो एक बड़ी रकम है, एक बड़ी मदद है एक तरीके की,
आप उसको कहीं भी खर्च कर सकते हैं या बचा कर रख सकते हैं। ये बहुत काम की है और चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले 2 महीने तक वो रकम महिलाओं के, बच्चियों के अकाउंट में जमा हो चुकी थी। जी। तो बताते हैं कि इस बार महिलाओं ने बड़ी संख्या में शिवराज चौहान को, भारतीय जनता पार्टी को मत दिया है। हुँ, हुँ। इसके अलावा भी जो दूसरे वर्ग हैं, आदिवासी भी हैं, उनके वोट भी बीजेपी को मिले हैं और यही वजह है कि अधिकांश जो एग्ज़िट पोल्स हैं, वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ हम्बल मेजॉरिटी आने वाली है और कांग्रेस तो 60, 68, 70 तक सिमटने वाली है। शिवराज सिंह चौहान एक्चुअल में क्या है कि वहाँ बहुत काम उन्होंने किए हैं। एक दौर था जब उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कह कर के हुँ, उनको हुँ। निचले सूची में निचले नंबर पर डाला जाने लगा था और उत्तर प्रदेश में तो आप देख रहे हैं कि मायावती हों, अखिलेश यादव हों, इससे पहले इनके पिता मुलायम सिंह यादव हों, उनके समय में कानून व्यवस्था से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक नेटवर्क होना चाहिए था, उसको लेकर के तमाम शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम सेक्टर्स में और जन कल्याण की भी जितनी योजनाएँ थी, उनमें बहुत पिछड़ गया था। अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ आई है, उत्तर प्रदेश भी विकास के पथ पर तेज़ी से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इधर अगर हम कहें मध्य प्रदेश, वो भी बीमारू राज्य की श्रेणी से निकल कर के अब विकास के पथ पर अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है और अलग-अलग वर्गों में वहाँ भी और उत्तर प्रदेश में भी एक सुरक्षा का भाव है। तो ये चीज़ें ही एक्चुअल में बड़ा अंतर कर देती हैं। लोगों को लगता है, महिलाओं को भी लगता है कि जब हमें डिलीवर हो रहा है, जब हमें मिल रहा है, जो कहा गया है, उसे पूरा किया जा रहा है, तो फिर हम प्रयोग क्यों करें? सरकार को क्यों बदलें? किसी और चेहरे को लेकर के क्यों आएँ? और वहाँ वेरी ऑब्वियस। चूँकि जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं 8-9 उनमें हुँ, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मेन मुकाबला होता है। हुँ, हुँ। तो लोगों के सामने स्पष्ट था कि हुँ, हुँ। एक तरफ शिवराज चौहान हैं और दूसरी तरफ कमलनाथ हैं। जितने सर्वे आ रहे थे, ओपिनियन पोल आ रहे थे, उनमें साफ तौर पर बताया जा रहा था कि दोनों अगर सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में यानी लोगों की पसंद को लेकर के हुँ, कितना हुँ। बड़ा अंतर है। तो शिवराज जी। चौहान लोगों की पहली पसंद, नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहद लोकप्रिय चेहरा, पिछले लोकसभा चुनाव में भी छिंदवाड़ा को छोड़ कर के मध्य प्रदेश की सारी लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में वहाँ की जनता ने डाली थी। तो ये जो 2 चेहरे हैं, नरेंद्र मोदी और शिवराज चौहान, ये बहुत बड़ा अंतर कर देते हैं और इसीलिए इनके खिलाफ किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सर, आपने लाडली योजना का ज़िक्र किया, तो आगे बढ़ने से पहले ये भी बात करते हैं कि अभी चूँकि हाल ही में महिला आरक्षण का बिल पास हुआ है, क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट यू नो दिखाई देगा? कहना मुश्किल है लेकिन चूँकि केंद्र सरकार ने एक कानून पारित किया है, उसके इम्प्लीमेंट में अभी समय है 2029 के लोकसभा चुनाव में और उसी के साथ अलग-अलग विधानसभाओं में भी वो लागू होगा। उसके लिए कुछ अहर्ताएँ हैं, कुछ ज़रूरतें हैं, जी, जी। परिसीमन पूरा हो जाए, जी। डिलिमिटेशन का काम जब कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद बहुत सारे आंकड़े सरकार के सामने होंगे, चुनाव आयोग के सामने होंगे, तब आसानी होगी ये चूज़ करने में कि कौन-कौन सी सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएँ। तो जब तक डिलीवर नहीं होती कोई चीज़, तब तक उसका इम्पैक्ट उस रूप में नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि संकेत और संदेश तो गया है महिलाओं में कि हमारे लिए केंद्र जी, सरकार जी, ने बिल्कुल। वेरी महिला ट्रू। आरक्षण बिल पारित कर दिया है, भले ही वो 2029 में जाकर के लागू हो, हुँ, पर हुँ। उसका कहीं न कहीं कुछ न कुछ असर दिखाई देगा, पर पूरा इम्पैक्ट जो है,
वो इसके लागू होने के बाद ही दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? भाजपा का वहाँ भी जो प्रदर्शन है काफ़ी बेहतर दिखाई दिया। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस फिर से वहाँ सरकार मीन्स बना सकती है। क्या कहते हैं आप? अलग-अलग जो एग्ज़िट पोल के नतीजे आए हैं, संभावना व्यक्त की गई है, हुँ, हुँ। उनमें ज़रूर ये कहा गया है कि कांग्रेस का ही अपर हैंड है, लेकिन जो वोट शेयर बताया गया है, उसमें तो मुझे शंका है व्यक्तिगत तौर पर कि कांग्रेस वापसी करेगी। हुँ, हुँ। क्योंकि अ, भारतीय जनता पार्टी इतना करीब आ गई है, अगर थोड़ा-सा और मेहनत हो जाती, पिछले 2, 3, 6 महीनों में और बीजेपी थोड़ा क्लियर कर देती कि रमन सिंह चेहरे होंगे हमारे या नहीं होंगे या हुँ, कोई हुँ। और होगा तो कौन होगा? मुझे लगता है कि कांग्रेस वहाँ भी रिपीट नहीं कर पाती। पर टफ फाइट है छत्तीसगढ़ में और भूपेश बघेल ने नो डाउट कुछ क्षेत्रों में अच्छा काम किया है। हुँ, तो हुँ। बहुत संभव है कि वहाँ पर उस टफ फाइट में कांग्रेस सरकार बना जाए और कहीं अगर कुछ कमजोरियां हैं जो दिखाई नहीं दे रही हैं, कई बार कहा जाता है अंडर करंट जो दिखाई नहीं देता, जी। तो वो हो गया तो भारतीय जनता पार्टी भी वहां सरकार बना सकती है। यानी टफ फाइट है छत्तीसगढ़ में। यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि सरकार किसकी बनने जा रही है। अ, 5 राज्यों का जो नतीजा है, क्या वो आने वाले जो लोकसभा चुनाव है 2024 के, उस पे भी कोई इम्पैक्ट डालेंगे? क्या कहते हैं आप? देखिए आम तौर पर अगर हम 2003-4 से ही देखें जो ट्रेंड रहा है, जब अटल जी की सरकार चली गई थी, तो उस चुनाव से ठीक पहले जो 3 राज्य थे, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और अटल जी को लगता था कि उन दिनों मैं लोकसभा कवर करता था और बीजेपी के नेतृत्व की जो सोच थी, कहीं न कहीं उससे भी हम लोग परिचित थे। तो अटल जी ने 6 महीने पहले इसलिए चुनाव करा दिए थे कि 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, तो हम रिपीट हो सकते हैं। लेकिन अ, अटल जी की पार्टी को, बीजेपी को केवल 138 सीटें मिली और वो सत्ता से बाहर हो गए। जी। तो जो विधानसभा चुनाव हैं, उनका इम्पैक्ट लोकसभा चुनाव में पड़ेगा, ऐसा यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। पिछली बार का ही आप देख लीजिए, 2018 में जब इन 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो तीनों राज्यों के चुनाव जो हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने जीते थे। जी। लेकिन जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, तो इन्हीं 3 राज्यों में राजस्थान की सारी सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी ने जीती। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा को छोड़ कर के सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। छत्तीसगढ़ की भी 3 या 4 सीटों को छोड़ कर के बाकी शायद 9 के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। तो लोकसभा चुनाव में जो देश का नेतृत्व है, जो प्रधानमंत्री है, वो चुना जाता है और राज्यों के जो मुद्दे होते हैं, राज्यों का जो नेतृत्व होता है, राज्य विधानसभा के चुनाव में लोगों का जो मूड है वो एकदम अलग होता है। कई बार कैंडिडेट को देख करके वोट डाले जाते हैं, कई बार पार्टियों को देख करके, कई बार कुछ मुद्दे हावी हो जाते हैं उनको देख करके। तो लोकसभा चुनाव पर उसका इम्पैक्ट उस रूप में नहीं पड़ता है। पहले भी हम देख चुके हैं, इस बार भी नहीं पड़ेगा। सर एक चीज़ और जानना चाह रही थी, हमने नॉर्थ की बात की है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और साउथ में भी चुनाव हो रहे हैं, उस पे क्या कहते हैं आप? देखिए नॉर्थ ईस्ट की जहाँ तक बात है, वहाँ तो दोनों नेशनल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो पूरी तरीके से अलग-थलग है और अप्रासंगिक है, उनका वहाँ कोई प्रभाव है नहीं। जी। वहाँ तो मिज़ो नेशनल फ्रंट की सरकार थी, इस बार उसके खिलाफ भी जम करके
एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली है जी। और वहाँ एक नया मूवमेंट चलाने वाला दल है जिसका गठन ही 2017 में हुआ था हुँ, हुँ। और उसके बारे में तमाम सर्वे कह रहे हैं कि वो सत्ता में आ रहा है। तो पूर्वोत्तर का तो ये मामला है। जी। जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, दक्षिण के राज्य की आपने बात की है, हुँ, तो हुँ। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही थी। कांग्रेस का जो बेस वोट है यानी मुसलमान, वो चूँकि तेलंगाना राष्ट्र समिति के बजाय कांग्रेस के पीछे खड़ा हुआ दिखाई दिया। हुँ, तो हुँ। जब एक वोट बेस आपके साथ हो जाता है, तो जो दूसरे हैं वो भी जुड़ जाते हैं। ये हमने कई राज्यों में देखा है। तो वैसा ही कुछ तेलंगाना में दिखाई दे रहा है और बीजेपी को ये लगा रणनीतिक तौर पर कि अगर हमने ताकत लड़ाई और ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस वहां सत्ता में आ जाए। तो बीजेपी ने बहुत चालाकी के साथ थोड़ा सा अपने आप को बैक कर लिया और टकराने दिया बीआरएस को, चंद्रशेखर राव को और कांग्रेस की जी। पार्टी को। जी, अब जी। वहां पर यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि चंद्रशेखर राव ही बाजी मार ले जाएंगे और कांग्रेस वहां सत्ता में नहीं आने पाएगी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मेरे शो के लिए समय निकालने के लिए और मेरे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी नमस्कार। और सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।